हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में फिर से आप सबके लिए बहुत सारा जो कि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए क्वेश्चन ले आया हूँ। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं सारे क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। और इस चैनल पर आपको बहुत सारे पहले भी क्वेश्चन मैंने अपलोड किया है, जो कि आप जाकर विजिट कर सकते हैं। और एक सीरीज़ बना हुआ है, प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन के सीरीज, लगभग 10 वीडियो से एक ऊपर वीडियो, और सब वीडियो में 25 से 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन ऐसे एवरेज में है। तो चलिए हम देखते हैं आज ये क्वेश्चन। और जितने भी ये क्वेश्चन है ना, वो कहीं आपको नहीं मिलेंगे, और भी चैनल पे मैं इतना गारंटी के साथ कहता हूँ कहीं भी नहीं मिलेंगे। जो भी मैं क्वेश्चन लाता हूँ पूरा अप टू डेटेड रहता है और न्यू पैटर्न पे रहता है बिल्कुल। जो पूछा गया है 22 में, 21 में, 23 में, वैसे वैसे क्वेश्चन लाता हूँ, जो कि आप बुक अगर खरीदने जाते हैं तो बहुत ही कॉस्टली आता है। तो चलिए हम देखते हैं कि करके। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए हमारे पास अर्ध तरंग। अर्ध तरंग का मतलब समझते हैं, जैसे आप एक नाम पढ़े होंगे अर्ध तरंग दृष्टिकारी। ठीक है, दृष्टिकारी को बोलते हैं रेक्टिफायर। एक आप पढ़े होंगे फुल वेव रेक्टिफायर, एक पढ़े होंगे हाफ वेव रेक्टिफायर, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं SWR और FWR। FWR का मतलब होता है फुल वेव रेक्टिफायर और HWR का मतलब होता है हाफ वेव रेक्टिफायर। तो यहाँ पर पूछा गया अर्ध तरंग मतलब HWR के बारे में पूछा गया है, मतलब हाफ वेव SWR के बारे में पूछा गया है। तो SWR के बारे में पूछा गया है कि अर्ध तरंग दृष्टिकारी ज्या तरंग का आकृतिक गुणक यानी कि ना फॉर्म फैक्टर। आपको पता है एक फॉर्म फैक्टर नाम का टर्म होता है, जो कि हाफ वेव रेक्टिफायर आप जब पढ़ते होंगे तो उसमें एक टर्म होता है जिसका वैल्यू होता है 1.57 इसका वैल्यू होता है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया 1.57, तो आपको कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आप फिर कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, π/2। जब आप π/2 को डिवाइड करके इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 1.57 ही आएगा। आप देखिए कैसे, पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14 पाई का वैल्यू होता है। जब इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.57 ही आएगा इसका। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि 1.57 इसका वैल्यू आएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान हो गई कि फॉर्म फैक्टर जो हाफ वेव रेक्टिफायर का होता है वो कितना होता है 1.57 होता है। ठीक है, और 1.57 आपको कैसे आ सकता है, 1.57 आपको तभी आ सकता है जब इस क्वेश्चन में, जब जितना भी क्वेश्चन में ऑप्शन दिया गया है उस ऑप्शन में ये π/2 वाले ऑप्शन को आप सोल्यूशन करेंगे तो 1.57 आपका आंसर आ जाएगा। जो कि 1.57 तो बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता, बट आप जब भी उसको सॉल्यूशन करेंगे इस ऑप्शन के अंदर, जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं क्वेश्चन के अंदर, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि फुल वेव रेक्टिफायर का फॉर्म फैक्टर कितना होता है। ठीक है, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यदि 1800 मीटर लंबे तार में 90 ओम प्रतिरोध होता है, ठीक है, तो 300 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध कितना होगा। देखिए यहाँ पर क्या किया गया है कि एक हमारे पास तार दिया गया है और उसका एक प्रतिरोध दिया गया है। ठीक है, और उसका एक लेंथ दिया गया है, कितना मीटर लेंथ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले दिया गया है R1 का एक, हमारे पास ऐसे कर लेते हैं, हमारे पास R1/R2 = L1/L2। ठीक है, तो हमारे पास क्या पूछा गया है, तो 300 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध कितना होगा, मतलब R2 का वैल्यू हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो R1 का वैल्यू कितना दिया गया है, हमारे पास 90 दिया गया है, तो 90। फिर उसके पास हमारे पास R2 का पूछा गया है। फिर उसके बाद क्या किया गया हमारे पास, एक हमारे पास 1800 मीटर दिया गया है, मतलब L1 का 1800 मीटर दिया गया है, और एक हमारे पास दिया गया है 300 मीटर। तो जब आप इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर कैसे आ जाएगा। देखिए इसका आप कैलकुलेशन करेंगे तो 300 गुने 90/18। ठीक है, तो जब भी आप इस सॉल्यूशन करते हैं तो कितना आ जाता है, यहाँ पर आप इसको काटेंगे तब 15 टाइम में कट जाएगा, मतलब ना 15 टाइम में ये कट जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। एक बार आप कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, कहीं पर गलत होगा तो आप इसके लिए हम सॉरी बोलते हैं, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से सही है। ठीक है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, कैलकुलेशन मेरे हिसाब से सही प्रोसेस हुई है। जब भी हमारे पास कोई भी चीज़ हो, जब भी हमारे पास 2 यूनिट 3 यूनिट दिया हो, कोई चौथा यूनिट का पूछ रहा हो, ठीक है, कहीं पर भी आप सॉल्यूशन करते हैं, हमारे पास 4 यूनिट है जिसमें से 3 का वैल्यू दे रखा है, एक का वैल्यू फाइंड करना है, तो आप ऐसे ही R1/R2 या L1/L2, यहाँ पर रेजिस्टेंस था तो हम रेजिस्टेंस और लेंथ था तो उसके लिए कहीं और भी कुछ दिया होगा तो वहाँ पर आप ऐसे ही ले सकते हैं X1 X2/V1 V2 जैसे भी हो आपको, बट ऐसा ही सॉल्यूशन लिया जाता है। ठीक है, आई थिंक सही होगा सॉल्यूशन इसका। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, यदि लाइन वोल्टेज 252 वोल्ट है और लाइन का करंट 6 एम्पियर है तो
यहाँ पर 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड, देख लीजिए यहाँ पर क्या दिया गया है, डेल्टा कनेक्टेड दिया गया है, ठीक है। आपको कंफ्यूज करने के लिए झूठ मूठ के 6 एम्पीयर दे दिया है। तो पूछा है डेल्टा कनेक्शन प्रणाली में वोल्टेज क्या होगा, तो आपको पता है डेल्टा कनेक्टेड में क्या होता है, VL = VPH होता है। यहाँ पर जितना यहाँ पर लाइन वोल्टेज होगा उतना ही हमारे पास क्या होगा, डेल्टा में फेज वोल्टेज आएगा, ठीक है। तो इसे ध्यान रखना। अगर ये स्टार के अंदर बात करता है तो VL = क्या होता है, √3 टाइम हो जाता है VPH का, ठीक है। तो √3 टाइम हो जाता है, लेकिन यहाँ पर डेल्टा दिया गया है तो डेल्टा में क्या करेंगे हम, इसको हम जो वैल्यू हमारे पास दिया गया है उसको ही हम करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान, उसको ही हम वैल्यू को रखेंगे। VL = √3 VPH दिया गया है तो हम VL जितना दिया गया है 252, तो 252 को ही हम लेंगे, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हम बताते हैं। हाँ, जे किस आकार के तारों में उच्चतम धारा को वहन करने के लिए क्षमता होती है, ठीक है। तो देखिए इस जो क्वेश्चन है ना, आपको पता होगा कि एक ना हमारे पास वायर गेज होता है, ठीक है। वायर गेज होता है जिसमें कि अलग अलग हमारे पास डायमीटर होता है, ठीक है। तो आपको पता है कि जितना छोटा डायमीटर लेंगे ना उतना ज़्यादा केबल के जो वायर होता है उसका डायमेंशन ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा यहाँ पर 4 गेज है, ठीक है। तो 4 गेज ही आंसर होगा, क्योंकि 4 गेज में तो सबसे ज़्यादा हम करंट फ्लो करा सकते हैं। अगर हम 18 की बात करें तो सबसे पतला हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सबसे कम इसमें हम करा सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया उच्चतम पूछा गया, तो मैक्सिमम क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 4 वाले में मैक्सिमम होगा, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ यूनिवर्सल मोटर। आपको पता है यूनिवर्सल मोटर क्या है, एक सिंगल फेज मोटर है, ठीक है। एक क्या है, सिंगल फेज मोटर है, ठीक है। सिंगल फेज मोटर है। सिंगल फेज मोटर क्या है, और AC और DC दोनों पे काम करता है। AC और DC दोनों पे काम कर सकता है, ठीक है। और इसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ही हाई होता है, ठीक है। ये DC सीरीज मोटर होता है। तो इसमें देखिए सबसे हाई वाला कौन आपको दिखाई दे रहा है, तो आप देख सकते हैं सबसे हाई क्या है, 450% ऑफ रनिंग टॉर्क, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 50% तो हो नहीं सकता, 200% और 450 में कन्फ्यूज होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा दिया होगा ना वही इसको सिलेक्ट करना है आपको। और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन आपको जल्दी मिलेंगे नहीं कोई भी टीचर के वीडियो में। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आ रखा है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 ओम के 4 प्रतिरोध समांतर में जुड़े हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 10 ओम है, लेकिन समान वैल्यू का रेजिस्टेंस है। और कितने हैं, टोटल 4 रेजिस्टेंस है। तो हम सीधे क्या करेंगे, 10/4 कर देंगे, ठीक है। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 2.5 इसका 2.5 ओम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। बहुत ईजी है, जब भी आपके पास सेम वैल्यू का रेजिस्टेंस दिया हो और जितना नंबर ऑफ ब्रांच दिया होगा उससे आप डिवाइड कर देंगे तो उसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 10 दिया था, ठीक है, 4 दिया था, तो 10/4 से हम डिवाइड कर दें इसको, तो ऑप्शन 2.5 इसका करेक्ट आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर हेलो दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इंटरप्ट आ गया था बीच में, इसलिए मैंने रोकना पड़ा हमको। चलिए देख सकते हैं यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका 2.5 ओम रेजिस्टेंस इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस ट्रांसफार्मर का कोई नुकसान नहीं होता, मतलब जिस ट्रांसफार्मर में कोई लॉस नहीं होता। ट्रांसफार्मर नुकसान का मतलब क्या हुआ, कोई लॉस नहीं होता, ठीक। उसे क्या कहा जाता है, बहुत ईजी क्वेश्चन, उसको आइडियल ट्रांसफार्मर हम बोलते हैं, मतलब हिंदी में इसको बोलेंगे आदर्श ट्रांसफार्मर, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, किसी परिपथ को शॉर्ट सर्किट फॉल्ट और ओवरलोड फॉल्ट से बचाने के लिए किस उपकरण डिवाइस का उपयोग करते हैं। तो आपको पता होगा हमारे पास पुश बटन का कोई काम है नहीं, स्विच से कोई रिलेटेड है नहीं, ठीक है। तो ऑन ऑफ करने का काम, तो एक ही ऑप्शन हमारे पास क्या है, MCB बचा, ठीक है। और आइसोलेटर आपको पता है सब स्टेशन के अंदर लगाता है, सर्किट को आइसोलेट करने का काम करता है, जो कि बहुत ही हाई रेटिंग का होता है, ठीक है। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट और ओवरलोड फॉल्ट को बचाने के लिए काम नहीं करता है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर MCB। MCB का पूरा नाम क्या होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है। इसका अलग अलग रेटिंग होता है, ठीक है। 100 एम्पियर तक होता है, उससे भी ज़्यादा एम्पियर का होता है, ठीक है। हम अपने अपने सिचुएशन के हिसाब से लगाते हैं। सीरीज होता है MCB का, कौन सा सीरीज का आप लगाते हैं, AC के लिए क्या होता है, रेफ्रिजरेटर के लिए क्या होता है, सारे होते हैं हमारे पास। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, आज बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए, विच टाइप ऑफ मटेरियल इज नॉट यूज, मतलब नॉट यूज टू क्रिएट अर्थिंग रड। अर्थिंग रड बनाने के लिए किस टाइप का मटेरियल को हम यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो आपको पता होगा कि हम कॉपर वाले कर सकते हैं, आयरन का कर सकते हैं, स्टील का भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम कार्बन नहीं कर सकते। कार्बन एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है और निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कार्बन का नहीं कर सकते, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। बहुत ही जी क्वेश्चन है, आप ऑप्शन एलिमिनेट कर लेंगे तो 3 का होता है, चौथा ही एक ऐसा ऑप्शन मिल जाएगा जिसका नहीं होता है। बहुत ईजी क्वेश्चन था, लेकिन बहुत कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन था, बच्चे बहुत इसमें मिस कर देते हैं। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो प्योर रजिस्टिव सर्किट में पावर किसके बराबर होता है, ठीक है।
तो आपको पता होगा एसी सर्किट में क्या होता है, एक होता है V गुने I, ठीक है, पावर का ही फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पर कोई एसी सर्किट बात नहीं की। अगर एसी सर्किट होता है इसमें क्या होता है, cos फाई एक टर्म आता है, लेकिन एसी नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द ट्विनिंग और ट्विस्टिंग। आपको पता है ना ट्विनिंग और ट्विस्टिंग मतलब क्या हुआ, उसको ना ट्विस्ट करना, मतलब उसको ट्विस्ट का मतलब आप समझ रहे होंगे, उसको ट्विस्ट करना, मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट एक्सेस, कोई एक्सेस पे उसको ट्विस्ट करना या टर्निंग करना, उसको क्या बोला जाता है, उसको हम टॉर्क बोलते हैं, ठीक है। टॉर्क के नाम से जानते हैं। बहुत ही सिंपल सा डिफिनीसन दिया गया है कि एक बल का टर्निंग या ट्विस्टिंग आपको क्या कहलाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना टॉर्क कहलाता है। स्पीड से कोई मतलब है नहीं, स्लीप से कोई मतलब है नहीं, कॉपलिंग में थोड़ा कंफ्यूज लेंगे, कॉपलिंग का कोई टर्म है नहीं। कॉपलिंग मतलब होता है कॉपल करना, मतलब कपल करना किसी चीज़ पर, जैसे शाफ्ट को कॉपलिंग करना, तो ऐसा नहीं है। तो टॉर्क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर हम चलते हैं ऑप्शन नंबर आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बीच पैरामीटर इज नॉट रिलेटेड टू एन एसी सर्किट, मतलब इसमें से कौन सा पैरामीटर है जो एसी सर्किट से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो आपको ध्यान है नोट रिलेटेड, ठीक है, यहाँ पर नोट लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको ध्यान है कि आप RMS वैल्यू पढ़ते हैं, ठीक है। RMS वैल्यू आपको पता होगा, VRMS क्या होता है, VRMS का वैल्यू क्या होता है, VM/√2 होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आप फॉर्म फैक्टर पढ़ते हैं, A1.11 होता है, आपको हम बता दिए, आपको हम बोले थे कमेंट से बताने के लिए। F पीक टू पीक वैल्यू होता है, आप पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक वैल्यू आप नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। ये होता है तरंग का कृषिकरण, यानी ना कल्टीवेशन ऑफ वेव। ये कोई पढ़ते ही नहीं है, आप कहीं पढ़े इसको एसी सर्किट के अंदर नहीं पढ़ते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको हम अलग पेन से कर लेते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कल्टीवेशन ऑफ वेव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यूपीएस का पूर्ण रूप क्या है। तो यूपीएस आप नाम सुनेगा जहाँ पर बिना रुकावट के सप्लाई देता है। आप देख सकते हैं जब भी आप सिस्टम चलाते हैं ऑफिस वगैरह में या फिर कहीं पे, तो इन्वर्टर के साथ जो कनेक्ट होता है यूपीएस में बोला जाता है, ठीक है। तो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई इसको हम बोलते हैं, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कई बार पेपर में पूछा गया है, ध्यान रखना। फिर हम चलते हैं, देखिए हाँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक करेंट ट्रांसफार्मर विथ स्प्लिट कोर व्हेन यूज्ड इन कंजक्शन विथ रिकॉर्डिंग मीटर इज कॉल्ड। आप देखिए एक आप देखते हो यहाँ एनर्जी मीटर से कोई टर्म है नहीं, ठीक है। एनर्जी मीटर करेंट ट्रांसफार्मर में कोई रिलेटेड नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मीटर का भी करेंट ट्रांसफार्मर से कोई रिलेटेड नहीं। आप देखिए करेंट ट्रांसफार्मर मतलब इसको सीटी बोला जाता है, लेकिन आप कहिएगा सीटी है, ये कन्फ्यूज हो जाएगा। लेकिन नहीं, देखिए एक वायर होता है, ठीक है, माने कि वायर है कोई भी आपके पास, ठीक है, वायर है, वायर के बिना इंसुलेशन छिले हम इसके ऊपर से क्या होता है, एक मीटर होता है जो कि हम मीटर को लगा देते हैं और इसका करंट को हम मेजर कर लेते हैं, जिसको कि हम बोलते हैं क्लैंप मीटर, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्लैंप मीटर, ठीक है। इसको क्लैंप मीटर बोलते हैं। हाथ में पकड़ के हम और वायर के ऊपर लगा देते हैं और बिना इंसुलेशन हटाए हम मेजर कर लेते हैं इसी करंट को, और हाई वैल्यू तक मेजर कर सकते हैं, ठीक है, इसमें। तो इसको क्या करते हैं हम क्लैंप मीटर कहते हैं, ठीक है। क्लैंप ऑन मीटर भी कई जगह लिखा रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्लैंप ऑन मीटर या क्लैंप मीटर दोनों लिखा रहता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसमें ऐसे ही सीटी वाले होता है, कम वैल्यू हमको दिखाई देता है, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उस मशीन की पहचान करें जिसके हिस्से आर्मेचर कोर शाफ्ट और दीपल। देखिए इसमें क्या है, एक चीज़ से आप एकदम आइडेंटिफाई कर लीजिए। देखिए कम्यूटेटर क्या करता है, एक रेक्टिफायर इन्वर्टर की तरह काम करता है। एसी को डीसी में या फिर डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है, मशीन के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए यहाँ पर सिंक्रोनस में एसी डीसी काम है नहीं, यहाँ पर स्लिप रिंग में काम नहीं है, ठीक है। स्क्वायरल के जनरेटर होता नहीं है कोई, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक ही ऑप्शन है डीसी जनरेटर। आसानी से ऑप्शन एलिमिनेट करके, ठीक है, आप इसको आसानी से सॉल्व करते हैं। सिर्फ आपको लास्ट का लाइन पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर कम्यूटेटर लिखा हुआ है ना, कम्यूटेटर आप पढ़ेंगे ना, कम्यूटेटर देख सकते हैं यहाँ पर कम्यूटेटर लिखा हुआ है। कम्यूटेटर पढ़ते ही आपको समझ में आएगा कन्वर्टर ही काम हो रहा है, मतलब कम्यूटेटर जहाँ वहाँ पर एसी डीसी कन्वर्टर। कम्यूटेटर कहाँ लगाते हैं, कम्यूटेटर लगाते हैं डीसी जनरेटर के अंदर, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, आप लाइटिंग पढ़ते होगा, जैसे एक होता है डायरेक्ट लाइटिंग होता है, एक हमारे पास इनडायरेक्ट लाइटिंग होता है, एक होता है सेमी डायरेक्ट लाइटिंग होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ है, सेमी डायरेक्ट लाइटिंग पूछा गया है। सेमी डायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम वस्तु पर कितना प्रकाश आता है, तो देखिए इसको हम ऑप्शन से बताते हैं। देखिए 0 से 10% तो आएगा नहीं, ठीक है, 10 से 20% भी नहीं आएगा, और बच्चा 30 से 50 और 60 से 90, ठीक है। तो इस सेमी डायरेक्ट बोला गया है। एक अगर डायरेक्ट से थोड़ा ही कम है तो डायरेक्ट में तो 90% तक आता है, तो सेमी डायरेक्ट में 60 से 90% तक आ जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है। इनडायरेक्ट बोलता तो हम इसको कर सकते थे ए को, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, सेमी डायरेक्ट बोल रहा है, मतलब आधा डायरेक्ट, ठीक है, तो 60 से 90%। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विद्युत केबलों की स्थापना के लिए किस प्रकार के एहतियात महत्वपूर्ण है, मतलब विद्युत केबल जो भी आप अंडरग्राउंड केबल बिछाते हैं, ठीक है,
जब भी आप मंद ग्राउंड केबल बिछाते हो उसमें क्या क्या आप देखते हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होता है जो कि हमको देखना होता है कि क्या क्या इसमें फैक्टर रहना चाहिए कि यहाँ पर केबल डैमेज ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ना, आप इसका ना ऑप्शन नंबर सी पढ़िए। ऑप्शन नंबर सी में क्या लिखा हुआ है, इन्हें इस तरह से बिछाना जाना चाहिए, मतलब इस तरह से रखना चाहिए, स्थापित करना चाहिए कि यह मूल ज्वाला मंद गुणों के साथ हस्तक्षेप न करे, मतलब कोई भी ऐसा ना जलने वाला हो पदार्थ उससे या ना, मतलब इससे उससे या ना उससे मिल ना पाए इससे। ठीक है, तो इसके कारण हम इसको ऐसे कुछ हम स्थापना करते हैं। ठीक है, जब इंग्लिश में स्टेटमेंट लिखा होगा ना तो आप आसानी से पढ़ लेंगे। हिंदी में थोड़ा सा ऐसा वर्ड होता है ना जो कि हमको पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होता है, बट आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसको पढ़ कर आप याद रखेंगे, कई बार पेपर में पूछा गया अलग अलग। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाँ देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। विच द फ्लोइंग एप्लीकेशन ऑफ CRO इज इनकरेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, पेपर में पूछा है सवाल। तो CRO में इनकरेक्ट क्या है, देखिए रडार वाले में हम कर सकते हैं मेजरिंग ऑफ द करेंट एंड वोल्टेज। ठीक है, इसी में, लेकिन मेजरिंग ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए हम ब्रिज का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ब्रिज का नाम बताना है आपको कि मतलब कमेंट बॉक्स में कौन सा ब्रिज का हम यूज़ करते हैं। फेज और फ्रीक्वेंसी कंपेरिजन हम कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें नहीं कर सकते। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। फिर हम चलते हैं, देखते हैं और क्वेश्चन है कि हमारे पास। देखिए तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मैंने आपके सामने बहुत सारा क्वेश्चन दिखाया, लगभग मतलब 25-30 क्वेश्चन हर समय लाता हूँ। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों के साथ शेयर भी कर ले, ताकि मैं आगे जो भी क्वेश्चन लाऊँ वो सब आपको मिलते रहे। और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाता हूँ, तो आप चैनल पर नए तो एक बार सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर ले। ठीक है दोस्तों, सो मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रखें चैनल पर। ठीक है, और मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।